हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद। पीछे की क्लासेज में हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, राज्यसभा के संदर्भ में, लोकसभा और लोकसभा के स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इन सारे टॉपिक्स की चर्चा कर चुके हैं। आज डिटेल में जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति पद है ये निर्वाचन के द्वारा भरा जाता है, यानी कि उस पद पर जो भी व्यक्ति आएगा वो चुनाव के द्वारा आएगा, उसको निर्वाचित किया जाएगा। उसकी नियुक्ति नहीं होती, उसे मनोनीत नहीं किया जाता, उसका चयन नहीं होता है, उसका निर्वाचन होता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वो देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के पद की चर्चा, जो मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में की गई है। और इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है ये संघीय व्यवस्था का एक बहुत शानदार सशक्त पद है जो संघीय व्यवस्था को सशक्त बनाता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो नियंत्रण है वो केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी होता है। तो आइए राष्ट्रपति को डिटेल में समझते हैं और एक एक पॉइंट पर बारीकी से आपको अपनी पकड़ बनानी है। देखिए, सबसे पहले जो आपको भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जानना है और जिस तरीके से एग्जामिनर का भी दृष्टिकोण होता है उसको भी समझते हुए चलना है कि एक तो उसके पद की चर्चा, यानी कि राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ की गई है भारत के संविधान में। तो ये संविधान का भाग 5 है जिसमें राष्ट्रपति की चर्चा मिलती है। और आर्टिकल नंबर की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 52 है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी बात, ये राज्य के प्रमुख हैं। राज्य मतलब राष्ट्र। यहाँ पे जो भारत एक राज्य है उसके प्रमुख हैं राष्ट्रपति और देश के प्रथम नागरिक हैं। उसके साथ ही साथ अगली बात आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 123, ये अध्यादेश की बात करता है। यानी कि भारत के अंदर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो विधायिका के पास है। लेकिन अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और देश को कानून की जरूरत पड़ जाए तो उस समय कार्यपालिका कानून बना सकती है। यानी कि राष्ट्रपति के पास में ये पावर है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत कि 17 की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। और वो अध्यादेश की जो पावर होगी वो उसी तरीके की होगी जिस तरीके से संसद कानून बना करके कोई भी कानून देश के लिए लाती है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की सुरक्षा भी दी गई है। राष्ट्रपति के पास में जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और उस 5 वर्ष के कार्यकाल को संविधान के द्वारा सुरक्षा दी गई है ताकि वो बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के उन्मुक्त होकर अपना काम कर सके। चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल है 61 जो राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात करता है। महाभियोग का मतलब और केवल एक आधार दिया गया है, संविधान का अतिक्रमण। अगर संविधान का उल्लंघन किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा तभी उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और वो भी एक कठिन प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। यानी कि कार्यकाल की सुरक्षा है, उसे यूं ही नहीं हटाया जा सकता। और पद भरा कैसे जाएगा? निर्वाचन के द्वारा। अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो किसे त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। और हटाने का तरीका आर्टिकल 61 महाभियोग के द्वारा, शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। इनका जो नियंत्रण है राष्ट्रपति का वो पूरा ये केंद्र हो गया, यानी भारत का पूरा संघ हो गया, और राज्य दोनों पे समान रूप से इनका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर होता है। इसके अलावा आपको यह भी समझना है कि शपथ में राष्ट्रपति क्या कहते हैं। तो वो 3 तरीके की चीजें अपनी शपथ में बोलते हैं। पहला, वो पद की शपथ लेते हैं कि मैं राष्ट्रपति पद का कर्तव्य जो भी कार्यपालन है वो श्रद्धा पूर्वक करूंगा। पहला, वो अपने पद की शपथ लेते हैं। दूसरा, वो संविधान की शपथ लेते हैं। पहली पद की शपथ है, दूसरी क्या शपथ लेते हैं? संविधान की, यानी कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और तीसरी जो शपथ लेते हैं
कि भारत की जो जनता है उसकी सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये राष्ट्रपति अपने पद की शपथ में कहते हैं। उसके बाद अगर इनके शक्तियों की बात करें तो सबसे व्यापक शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। सबसे व्यापक और सबसे विस्तृत शक्तियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो, तो जो उसका निपटारा होगा, जांच होगा, फैसला होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही अंतिम होगा। तो ये कुछ बातें थी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति को समझने के लिए और उस टॉपिक को अपने साथ कैरी करने के लिए आपको 10 पॉइंट्स फिर से अपने साथ हमेशा रखना है और उस 10 पॉइंट को मैग्नेटिक पावर बनाना है। जब वो 10 पॉइंट्स आपके पास होंगे तो फिर बाकी सारी चीजें अपने आप उसके साथ अटैच होती चली जाएंगी। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को। यानी जो पहला पॉइंट अब आपको ध्यान में रखना है वो आर्टिकल नंबर 52 के बारे में। ये आर्टिकल नंबर 52 संविधान के भाग 5 के अंतर्गत यह आर्टिकल 52 है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति पद की चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। और इस आर्टिकल, इस भाग में यानी 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के पद के बारे में, उनके चुनाव के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, कार्यकाल के बारे में, इन सब का वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में कि देश का संवैधानिक पद होगा, जिसकी चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 52 में की गई है। दूसरा, राष्ट्र का प्रथम नागरिक और सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का। ये भारत के प्रथम नागरिक हैं और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। सभी कार्यपालिका शक्तियां उनके नाम से संचालित होती हैं। जो देश का राष्ट्रपति है उसके अंदर कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसी में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उस शक्ति का प्रयोग करते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करता है। लेकिन सारी शक्तियां जो निहित हैं वो राष्ट्रपति के में ही निहित होती है, उसके नाम से ही सारा काम होता है। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, चुनाव की प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, उसके साथ साथ जितनी हमारे राज्यों की विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेश, वहां की भी जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। यानी इलेक्टेड मेंबर ही संसद के, इलेक्टेड मेंबर राज्यों की विधानसभाओं के इसमें हिस्सा लेंगे। यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होंगे। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के दोनों तरीके के सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, और एसटीवी सिस्टम यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाता है। इस मेथड को भी एक वीडियो में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। अगला, फोर्थ नंबर, जो कार्यकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की सुरक्षा उन्हें दी गई है और पद पर वो तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी आकर के पद को ग्रहण न कर ले। और भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका के अंदर स्थिति क्या है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार वहां पर राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि जैसे ट्रंप का भी अंतिम कार्यकाल है, एक बार वो रह चुके 4 वर्ष के लिए, वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, दूसरा फिर 4 वर्ष। ऐसे बराक ओबामा थे, उन्होंने भी 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, अब वो फिर दोबारा नहीं चुने जा सकते, उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते। पांचवी बात, अगर योग्यता की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जिस योग्यता की जरूरत है, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और साथ ही साथ लाभ के किसी पद पर ना हो, तो ये शर्तें अगर हैं तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और यही अगर उपराष्ट्रपति की बात होती तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो व्यक्ति बन जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। अगर शक्तियों की बात करें तो देखिए, शक्तियों में अभी आपने ढेर सारी राष्ट्रपति की शक्तियां देखी थी, उसमें से कार्यपालिका शक्तियों की अगर बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति खुद
निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री एक संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वो चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़के व्यक्ति संसद सदस्य बनता है, लेकिन उसकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति, उच्च पद देश के जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, कैग हो गया, इन सब की भी नियुक्ति, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, इनकी सब की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये उनकी कार्यपालिका शक्ति है। मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति को काम करना होता है, ये एक बात है, लेकिन नियुक्ति पत्र जो मिलता है उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की जैसे संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, इसके अलावा जो भी बिल पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उनको मंजूरी देना, अध्यादेश जारी करना, अभी आपने देखा आर्टिकल 1, 2, 3, ये सारी शक्तियां जो है वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की आती हैं। 8वां पॉइंट, न्यायिक शक्ति, आर्टिकल नंबर 72, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की ये बहुत बड़ी शक्ति है 72। ये किसी की विशेष करके जो मृत्यु दंड है उसके मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। दया याचिका की शक्ति है, इसमें क्षमा कर सकते हैं, दंड का स्थगन कर सकते हैं, दंड में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर दंड को माफ कर सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। बस काम कैसे करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पे कार्यपालिका की भूमिका इसमें होती है, लेकिन शक्ति राष्ट्रपति की है। 9वां नंबर देखेंगे, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां भी हैं। देश के सामने अगर कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ जाए देश के समक्ष, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकाल लगा सकते हैं। आपातकाल का फिर मतलब क्या होता है? तो जो केंद्र है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, जो देश की संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है और सारा का सारा पावर संसद के पास यानी सेंटर के पास चला जाता है, केंद्र के पास में चला जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352। अगर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की बात करें यानी कि 356, तो कोई राज्य अगर संविधान के अनुसार काम करने में विफल हो जाए, संविधान सम्मत काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए, राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट केंद्र को भेज दे, तो फिर राज्य की जो मंत्री परिषद है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली, उसको अनिवार्य रूप से भंग कर दिया जाएगा और राज्य का जो भी व्यवस्था है विधायिका की, कार्यपालिका की, वो सारी की सारी केंद्र के पास शिफ्ट हो जाएगी। इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ये आर्टिकल नंबर 356 है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 है। देश के सामने कोई वित्तीय संकट आ जाए तो वैसे में केंद्र जो है वो सारी की सारी शक्तियां जो राज्यों के पास वित्त से संबंधित है उसको अपने पास ले लेगा। यानी कि ये सारी आपातकालीन शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं और भारत में 352 और 356 का प्रयोग हुआ है। अभी तक 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। यह आपातकालीन शक्तियों को हम अलग से एक टॉपिक है वहां डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए अंतिम पॉइंट, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियां। तो जो राष्ट्रपति है हमारा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ कहा जाता है। और साथ ही साथ जितना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ कोई भी संधि हुई, कोई समझौता हुआ, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। यानी कि भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर ही वो सारी संधियां, समझौते और वार्ताएं संपन्न होती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था राष्ट्रपति से संबंधित। इसको इतनी चीज़ों को आपको पेपर पे लिखना है, इसको ध्यान रखना है। पूरी तरीके से कोशिश करें कि आप वहाँ तक पहुँचें और जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो अपने आप कनेक्ट होने लगेंगे। कुछ चीज़ें जब आप कैरी करना शुरू कर देंगे तो बाकी चीज़ें उसमें आने स्टार्ट हो जाती है। सीखने के प्रोसेस में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम स्टार्ट करें तो वो बाकी चीज़ें उससे आपस में कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। कबीर ने लिखा है कि जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो ये वाली स्थिति है ना कि हम पूरी तरीके से उतरें, इन्वॉल्व हो, अपने आप को इन्वॉल्व करें। जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा बढ़ेगा यानी कि उस तरीके की गतिविधि में हमारी जितनी पेन चलेगी, जितना हम सारी बाउंड्रीज को तोड़ के, जैसे हम सोचते हैं कि अभी हम आंसर राइटिंग ना लिखें या अभी हम कहाँ लिख पाएंगे, इन सारी अवस्थाओं से बाहर निकलिए।
और लिखना जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके ब्रेन में एक पॉइंट होता है जिस पे दबाव आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये सोचना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो जो जितनी दूरी तक ये सोच लेगा वो चीज़ें भूलनी बंद हो जाएंगी और आपकी चीज़ें सिमटना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा था इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा काम क्या है, समेटना। जिसने समेटना सीख लिया वो सब कुछ सीख लिया और उसी के लिए ये रास्ता आसान होता चला जाता है। अब आइए देखते हैं एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में राष्ट्रपति टॉपिक को उन्होंने किस निगाह से देखा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? संसद के सभी सदस्य? बिल्कुल नहीं। संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? ठीक है। केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य? गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि दोनों सदनों के, लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यों की विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35, 40? आंसर होगा 35 की एज होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 72 अभी आपने देखा, जिसमें राष्ट्रपति की ये सबसे विशिष्ट शक्तियों में से एक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत घोषित होता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल नंबर है 352। 356 राज्य आपातकाल है और ये 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है और जो 365 है ये भी राज्य आपातकाल से जुड़ा है। यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है, केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें राज्य अगर विफल होता है तो वो भी राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अविश्वास प्रस्ताव? बिल्कुल नहीं। महाभियोग? आर्टिकल नंबर 61। निंदा प्रस्ताव? विशेष प्रस्ताव? नहीं। आंसर हो जाएगा आपका महाभियोग। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करते हैं? तो राष्ट्रपति संसद की सलाह पे, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे, मंत्रिपरिषद की सलाह पे, राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 360 से संबंधित है वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? स्वयं की इच्छा से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, राज्यसभा की अनुमति से। तो ये सारे रॉन्ग है। आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि मेजॉरिटी ये चाहती है, अगर प्रधानमंत्री चाहता है मीन्स मेजॉरिटी ये चाहती है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और फिर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च कमांडर होता है? केवल थल सेना, केवल वायुसेना, केवल नौसेना, तीनों सेनाओं का? आंसर होगा तीनों सेनाओं का वो चीफ इन कमांडर होता है। ठीक, तो ये आपने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक को देखा और इसमें कई ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जिसको आपको नोट करना है और उसके साथ ही साथ फिर आपके पास जो भी बुक है उस बुक से इस टॉपिक की रीडिंग करने की भी कोशिश करिए। भारत के राष्ट्रपति की, भारत के उपराष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और उसके साथ जो चीज़ें जितनी आपने कंटेन कर ली है उसकी बराबर आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस करते रहिए, तो जो बेस है वो आपका मजबूत होता चला जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।